वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बहुत दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई है रात के 8 बजे से। हिंदी साहित्य की क्लास रात के 8 बजे ऐसा की होती थी, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लगातार आपकी हिंदी वाली क्लास जो है चलाई जाए और पॉलिटिकल साइंस की क्लास रात के 9 बजे से चलाई जाए। तो आप लोग अब डेली आने का प्रयास करें, हो सकता है आपकी डेली क्लास रात के 8 बजे से लगवा दी जाए हिंदी साहित्य की। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए हिंदी साहित्य के लिए। ठीक, तो आज की वीडियो के अंतर्गत तो चूंकि खत्म कर दें हिंदी से, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो सब सब खत्म कर दें ताकि आपका कोई सिलेबस ना बचे, सारा का सारा हो जाए कंप्लीट। तो हिंदी साहित्य में अब हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत जो तुलसीदास रचना है उसकी व्याख्या के बारे में। बड़े दिनों से इसकी व्याख्या मैं कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे, इसीलिए जो है ये व्याख्या हो नहीं पाई थी। अब आज का वीडियो आप लोगों के समक्ष बिल्कुल फ्रेश तरीके से प्रस्तुत हो पा रहा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। अभी आप लोगों ने 7 बजे से क्लास देखी जियोग्राफी की, जिसमें हमने सौरमंडल के बारे में विस्तार से समझाया था। अभी रात के 9 बजे से आपको क्लास मिलेगी पॉलिटिकल साइंस की, उसको आप लोग देख करके एंजॉय करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लास है वो। ओके, चलिए बात कर लेते हैं तुलसीदास की रचना के बारे में, उसकी व्याख्या को समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है, सब व्याख्या को समझने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे तुलसीदास जो रचना है किसकी, निराला जी की। ओके, नीलाल जी के जो है जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसकी इससे पहले जो व्याख्या हुई थी उसमें हमने क्या समझा भाई, इससे पहले वाली जो व्याख्या हुई उसमें हमने जैसे कि वर्दे बीणा वादिनी वर्दे कविता है उसको हमने समझ लिया है। अब हम तुलसीदास रचना के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको रचना को देख लेते हैं। आपके सामने रचना है, आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी बड़े आसानी से। यहाँ पर रचना आपके समक्ष है, थोड़ी लंबी रचना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें सभी लोग, सेशन लंबा होगा। ठीक, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ओके, यहाँ पर हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही अच्छी पंक्तियाँ हैं, निराला जी के द्वारा लिखित हैं। तुलसीदास जो है शीर्षक से कविता, और बात करी जाए इसकी तो बड़ी ही अच्छी कविता है। हम चर्चा करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले एक बार कविता को पूरा का पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि भारत के नभ के प्रभा पूरे, शीतलाक्षास छाए सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस तूर दिगमंडल, उर के आसन पर सिरस त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर सतदल, सत सत शब्दों का सांध्य काल, यह आकुंचित भ्रू कुटिल भाल, छाया अंबर पर जलध जाल ज्यों दुस्तर, आया पहले पंजाब प्रांत कोसल बिहार तदनंत क्रांत, क्रमशः प्रदेश सब हुए भ्रांत घिर 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 कर। आगे देखिए तीसरा, मोगल दल बल के जलध यान, दर्पित पद उन्मद पठान, बह रहे दिग्देश ज्ञान सर खर तर, छाया ऊपर घन अंधकार, टूटता ब्रज यह दुर्निवार, नीचे प्लावन की प्रलय धार, ध्वनि हर हर। चौथी पंक्ति देखें कि रिपु के समक्ष जो था प्रचंड, या तप ज्यों तम पर करो दंड, निश्चल अब वही बुंदेलखंड, या भागत निःशेष सुरभिकुर बक समान, संलग्न वृंत पर चिंत प्राण, बीता उत्सव ज्यों चिन्ह म्लान छाया स्लथ। बड़ी ही अच्छी पंक्तियां। आगे देखें कि वीरों का गढ़वा कालिंजर, सिंहों के लिए आज पिंजर, नर है भीतर बाहर किन्नर गढ़ गाते, पी कर ज्यों प्राणों का आसो, आसो मानी मदिरा, पी कर ज्यों प्राणों का आसो, देखा असुरों ने दैहिक दो,
बंधन में फंस आत्मा बांधो दुख पाते। अभी जब अर्थ बताएंगे ना मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको, और बड़ी ही ज्ञानपूर्वक बातें हैं, आपके जीवन से रिलेटेड बातें हैं। आगे अगली पंक्ति कि लड़ लड़ कर जोरण बाकुरे समर हो साहित देश के पृथ्वी पर अक्षर निर्जर दुर्धस अमर जगतारण भारत के उर के राजपूत उड़ गए आज वे देवदूत जो रहे शेष नृपवेश सुत बंदी गण यो मोगल पद तल प्रथम तूड़ संबंध देश बल चूड़ चूड़ इस्लाम कलाओं से प्रपूर्ण जन जन पद संचित जीवन के जे प्रपधार इस्लाम सागराभिमुख पार बहती नदियाँ नद नद बहती नदियाँ नद जन जन हार वंशवद। आठवीं पंक्तियाँ अब धौत धरा खिल गया गगन उर उर के को मधुर ताप प्रशमन बहती समीर चिर आलिंगन जो उन्मन झरते हैं ससधर से क्षण क्षण पृथ्वी के अधरों पर निश्वसन ज्योतिर्मय प्राणों के चुंबन संजीवन। नवीं पंक्ति देखें भूला दुख अब सुख स्वरित जाल फैला यह केवल कल्प काल कामिनी कुमुद कर कलित ताल पर चलता प्राणों की छब मृदु मंद स्पंद लघुगत नियमित पद ललित छंद होगा कोई जो निरानंद कर मलता। 10वां देखें सोचता कहाँ रे किधर कूल कहता तरंग का प्रमुद फूल यों इस प्रवाह में देश मूल खो बहता छल 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 कहता यद्यपि जल वह मंत्र मुग्ध सुनता कल कल निष्क्रिय शोभा प्रिय कुलोपल ज्यों रहता। बड़ी ही आसानी से इन पंक्तियों की व्याख्या हम लोग समझेंगे और व्याख्यान आपको निश्चित तौर पर बड़ा ही अच्छा लगेगा और बड़े ही अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक एक पंक्ति की व्याख्या आपके हृदय में उतारने का प्रयास आपके शुक्ला एचडी पॉइंट के चैनल के माध्यम से किया जाता रहा है और किया भी जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोग फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं, हिंदी भाषा को पढ़ें, उसमें रुचि दिखाएं और अपनी रुचि को प्रकट करें। आगे समझते हैं इसकी व्याख्या को। सबसे पहले पहली पंक्ति की व्याख्या, उसके बाद में धीरे धीरे करके हम एक एक पंक्ति की व्याख्या को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए। तुलसीदास वाली कविता, तुलसीदास कविता शीर्षक है इसका। तो यहाँ पर जब भी आपके इस कविता से आपका आएगा तो आपको यहाँ पर जैसे कि देखेंगे मंडल शतदल लास्ट में यही कुल लगा रहेगा। तो यहाँ पर और आप देख लीजिएगा जैसे कि इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि जो है जैसे कि आप किसी पंक्ति को कैसे पहचानें कि ये पंक्ति किसकी है। तो आप ये देखिए कि इन पंक्तियों में जो है किस प्रकार से लय तुक मिल रहा है। तो ये निराला का होगा, ये जो है पंत का होगा, ये प्रसाद का होगा, ये ऐसे आप लोग पहचानें। ठीक है, तो समझते हैं हम। संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित तुलसीदास कविता से उद्धृत है। ठीक, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में निराला जी ने मध्ययुगीन भारत के हास्योन्मुख वातावरण की पृष्ठभूमि का सांकेतिक वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। समझ लेते हैं व्याख्या कि भारत के नभ के प्रभापूरी शीतलाक्ष छाए सांस्कृतिक सूर्य। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनमानस के उच्चतम आकाश पर ज्ञान, चेतना, संस्कृति, सभ्यता, आस्था, ये सब का जो सूर्य है कभी अपनी प्रभा पूर्ण था, मतलब कि प्रभा से पूर्ण था। प्रभा माने होता है किरण। तो कभी जो भारत का नभ था जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हुआ करता था। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले का जो भारत था वो प्राचीन समय में कभी कभी जो है उसका ज्ञान, संचार और एक प्रकार से सभ्यता, संस्कृति, चेतना, ये सब जो है एक चरम स्तर पर फैला हुआ था और बड़े ही एक प्रकार से प्राचीन चीज़ों की बात की जाए तो बहुत आगे था भारत। और वही जो है शीतलाक्ष सांस्कृतिक सूर्य, वो संस्कृति का सूर्य आज कहाँ पर एक प्रकार से अस्तमित, आज रे तमस तूर्य दिगमंडल। और आज वह जो एक प्रकार से जो कभी जगमगाया करता था सूर्य,
वो आज जिसकी प्रकाश छाया तेजस्विता से पूर्ण होते हुए भी सुख शांति की शीतलता प्रदान करने वाली थी, वह सांस्कृतिक चेतनाओं का सूर्य इन निरंतर होने वाले जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं लगातार, उनके कारण से आज क्या हो रहा है, प्रायः अस्त हो चुका है। अस्तमित आज रे तमस्तूर दिगमंडल, वह दिगमंडल का सूर्य अर्थात हमारी सांस्कृतिक चेतनाएं और उनके कारण जीवन की जो उच्चतम आशापूर्ण आस्थाएं हैं, उन सभी का प्रकाश जो है आज बुझ चुका है। इसी कारण से आज समस्त दिशाएं अंधकारपूर्ण हो गई हैं, अर्थात कहीं भी चेतना, आस्था, आशा इन सभी का प्रकाश नहीं रह गया है। आगे कहते हैं कि उर के आसन पर शिरस तारण शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर सतदल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वे मुसलमान शासक जिन्होंने राजभार तो संभाला हमारे सिरों की रक्षा करने के लिए, लेकिन जो है वो क्या कर दिए, आज वही जो है इस बात को भूल करके हमारे दिलों पर शासन करने का चक्र चला रहे हैं, हम ही पर शासन कर रहे हैं। जिनको रक्षा करनी चाहिए हम लोगों की, वही आज हम लोगों को गुलाम बना रहे हैं। यहाँ पर दो अर्थ है, एक तो यहाँ पर ये अर्थ है कि जो हमने बता दिया अभी, एक इसका ये अर्थ है कि मुस्लिम शासकों ने हमारे मनोभावों को कुचल करके हमें गुलाम बना दिया, और दूसरे हमारे मन उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण से जो है उनकी सांस्कृतिक सभ्यता जो थी उनसे प्रभावित होकर के दास मनोवृत्ति वाली हमारे जो है मन हो गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ लगा सकते हैं। तो है उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर सतदल, इस प्रकार से क्या हुआ है कि हमारे सतदल, अर्थात सतदल माने होता है कमल, सतदल माने क्या होता है भाई, कमल, ठीक, सतदल माने क्या होता है, कमल, ओके। तो हमारे सतदल अर्थात हमारे कमल पर एक जड़ता सी मूर्छना सी छा करके रह गई है, अर्थात हमारी जो सांस्कृतिक चेतनाएं हैं या समस्त चेतनाएं जो हैं उनकी क्रिया जो क्या है, शून्य हो गई है। भारत का हृदय क्या हो गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा बन करके रह गया है। यह किंग कर्तव्य विमूढ़ता ही देश की अनवरत जो है अवनति का कारण बनती जा रही है। निराला जी स्पष्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कि जब तक हम में सांस्कृतिक चेतनाओं से संपृक्त होकर के सक्रियता नहीं आएगी हमें, तब तक उद्धार जो है संभव नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारी संस्कृति जो पुरानी है उनको हम लोग ध्यान नहीं करेंगे और उन पर फोकस नहीं करेंगे। इन पंक्तियों में इसकी व्याख्या की गई है। समूचे पद में बात की जाए, विशेष में लिखेंगे कि समूचे पद में जो है रूपाकात्मक मतलब रूपक अलंकार की और प्रतीकात्मक अलंकार की जो है झांकी दिखाई पड़ती है। दूसरी बात यह है कि शब्द योजना एवं वाक्य विन्यास पूर्णतः निराला जी के व्यक्तित्व के समान ही ओजस्वी और जो है ऊर्जान्वित हैं और ऊर्जा से परिपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं दूसरी पंक्तियां हैं कि सत सत शब्दों का सांध्य काल, यह आकुंचित भ्रू कुटिल भाल, छाया अंबर पर जलध जाल ज्यों दुस्तर, आया पहले पंजाब प्रांत कौशल बिहार तदंत क्रांत, क्रमशः प्रदेश सब हुए भ्रांत घिर घिर कर। यहाँ पर जो है प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो है तुलसीदास कविता से उद्धृत है, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग थोड़ा सा बदल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि जिस प्रकार से दिन का प्रकाश जो होता है धीरे धीरे पूर्णतः पहले संध्या के धुंधलाले आते हैं, पहले संध्या होती है, फिर धीरे धीरे करके जो है रात्रि आती है और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, अंधकार में अंतर्निहित हो जाता है पूरा का पूरा प्रकाश। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति और संपूर्ण भारतीय प्रदेश को विदेशी आक्रामक रहे हैं, उन्होंने अपनी सीमा में पहले प्रवेश में क्या कर लिया, समेट लिया है और धीरे धीरे करके, ठीक है, वो किया है। जैसे पहले पंजाब प्रांत भी धीरे धीरे करके सभी जो है राज्यों पर कब्जा कर लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। ठीक, व्याख्या देखेंगे, सत सत शब्दों का सांधिकाल, मतलब सत माने होता है 100 से अधिक, मतलब सैकड़ों। तो सैकड़ों वर्षों से भारतीय संस्कृति पर जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, सत सत शब्दों का जो सांधिकाल, यह आकुंचित भ्रू कुटिल भाल, मतलब जो है सैकड़ों वर्षों से भारतीय संस्कृति पर जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, उनकी रूपी संध्या ने हमारी जो है भवें वक्र और मतलब कर पर और मस्तक पर जो है बल डाल करके भारतीय सांस्कृतिक क्षितिज को महामेघों के भयावह जाल के समान धीरे धीरे पूर्णता क्या कर दिया है, आक्रांत कर दिया। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से जो संध्या होती है उसका धुंधला जोपन होता है, वह घनघोर मेघ धीरे धीरे सारे आकाश पर छा जाता है और समूचे वातावरण को दिन की उज्ज्वलता से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे करके
जो है सैकड़ों बार जब आक्रमण हुए तो छाया अंबर पर जलत जाल जो दुस्तर, जिस प्रकार से जो है सांझा के समय में जो बादल होता है वो सूर्य की रोशनी को, सूर्य के तेज को ढक लेता है धीरे धीरे कर करके, और एक समय आता है कि पूरी की पूरी रोशनी को ढक लेता है। ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे कर करके उन्हीं बादलों की भांति जो अंग्रेज लोग हैं या फिर जो हूण है या फिर जो मुस्लिम लोग हैं या फिर जो भी विदेशी आक्रांता आए, उन लोगों ने क्या करा है, भारत पर जो है आक्रमण करने के बाद में जो भारतीय संस्कृति थी जो तेज से परिपूर्ण थी, जिसमें सूर्य के समान तेज था, उस तेज को जो है अपने संस्कृति से अर्थात अंधकार रूपी जो है बादलों से क्या कर दिया है, ढक दिया है, अर्थात हमारी संस्कृति को ढक करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। इसकी श्रृंखला में बहुत पहले उन्होंने क्या कर लिया, आया पहले पंजाब प्रांत, उन्होंने पहले क्या किया, पंजाब प्रांत पर क्या कर लिया, अपना आधिपत्य जमाया। उसके बाद में कोसल, कोसल माने होता है जो है अवध वाला प्रांत है, इसी को कोसल कहा जाता है। तो कोसल और बिहार प्रांत जो है इनके चपेट में धीरे धीरे आते गए। तदंतक्रांत उसके बाद में क्रमशः प्रदेश सब हुए भ्रांत घिर घिर कर। उसके बाद में एक एक प्रांत जो है धीरे धीरे कर करके उन पर जो है होते गए, और वे लोग इतने पर ही शांत नहीं होते हैं। उन्होंने अपने सैन्य बल से क्रमशः एक एक प्रांत को घेर घेर करके क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। घेर घेर मतलब घिर घिर कर, मतलब कि घेर घेर करके अपने राज्य में समस्त जो है पूरे के पूरे राज्य को मिला लेते हैं और समूचे भारत पर एक छत्र जो है राजनीति करते हैं, एक छत्र राज करते हैं। कौन, जो अंग्रेज लोग हैं या फिर जो अन्य लोग हैं जो कि विदेशी आक्रांता है। तो ये चीजें हो गई। ठीक, तीसरा आप व्याख्या समझते हैं। तो इसमें दूसरी पंक्तियों में आप विशेष क्या डालेंगे कि संध्या के जो है रूपक की योजना यहाँ पर पूर्ण रूप से सार्थक जान पड़ी है। शब्द चयन एवं वाक्य विन्यास जो है वर्ण मैत्री और शब्द मैत्री, इन सभी का एक प्रकार से पूर्ण रूप से निराला जी के द्वारा ध्यान भी रखा गया है। तो यहाँ पर ये बात आप डाल सकते हैं विशेष में। ठीक, अगली पंक्तियां देखते हैं। तीसरी नंबर, मोगल दल बल के जलद यान, दर्पित हुए मतलब दर्पित पद उन्मद पठान, बह रहे दिग्देश ज्ञान सर खरतर। यहाँ पर देखेंगे प्रसंग में लिखेंगे कि विदेशियों ने भारतीय सांस्कृतिक चेतनाओं को जो है क्या कर दिया है, आप्लावित कर दिया है। और इन्हीं भावों का वर्णन करते हुए यहाँ पर निराला जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि चारों ओर क्या हुआ है, चारों ओर से भारतीय भूमि को आक्रांत करने के लिए आने वाली मुगल सेनाएं जो हैं जैसे भयावह बादलों के समान दिखाई पड़ती हैं। उनमें सैनिक पठान के दरब से भरे हुए हैं और उठ करके जो है आगे बढ़ते हुए कदम जो है इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि मानो उमड़ घुमड़ करके बहता हुआ कोई तूफान आ गया हो, समुद्र जैसे प्रलय के एक प्रकार से उस पर हो, यह नदी और यह बरसता हुआ बादल जैसे चारों ओर विस्तीर्ण होकर के अपने ज्ञान का विस्तार कर रहा हो। अर्थात धीरे धीरे चारों ओर इस्लाम की सभ्यता संस्कृति का फैलाव हो रहा था। जिस प्रकार से जब पानी बरसता है तो बादल पूरे के पूरे आकाश में फैल जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर फैल रहे थे। जो है मोगल दल बल, मोगल माने होता है मुगल, दल माने होता है जो दल, तो मुगल दल एक प्रकार से बल के जलद यान, जिस प्रकार से जलद का यान मतलब जलद माने बादल का यान चलता है, जिस प्रकार से बादल एक प्रकार से घुमड़ घुमड़ कर उमड़ घुमड़ कर बरसते, उसी प्रकार से ये उमड़ घुमड़ कर इनके जो सेनाएं हैं, दर्पित पद उन्मत्त पठान, जो उन्मत्त के जो दर्पित हैं, दर्प हैं, पठान के जो सेनाएं हैं वो इस प्रकार से बह रही हैं दिग्देश ज्ञान सरतर, और अपने जो है संस्कृति को बढ़ावा देकर के अलग अलग स्थानों पर जो है राज कर रहे हैं और इस प्रकार से उमड़ घुमड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को चारों तरफ अपने झंडा लहरा रहे हैं। छाया ऊपर घन अंधकार, और ऊपर जो है इन्हीं का पठानों का या फिर जो मुसलमान हैं जिन्होंने आक्रमण किया है, इनका फैलाव क्या हुआ है, इस्लामिक संस्कृति का बादल भारत के आकाश पर छा गया है और इस प्रकार से गहराता हुआ घना अंधकार यहाँ पर फैला रहा है, चारों ओर जो है फैल रहा है। इन बादलों में उनके अत्याचार रूपी बिजली या सांस्कृतिक जो है प्रहार रूपी बिजली इतनी तीव्रता से चमक रही है, टूटता यह ब्रज दूर निर्वार, नीचे प्लावन की प्रलय धार, ध्वनि हर हर। मतलब कि उधर तो क्या हुआ है, आकाश में काले काले बादलों ने क्या कर लिया हो, जो ऊपर का सूर्य का तेज था, मतलब कि जो प्राचीन सभ्यता थी उसको तो ढक लिया है मान लेते हैं, और नीचे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, नदी रूपी एक प्रकार से क्या बह रही है, पानी बह रहा है। इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार से बिजली मतलब कि कड़कड़ाती बिजली से युक्त बादलों की वर्षा और बाढ़ का प्रलय एक साथ आ जाए तो उसमें जिस प्रकार से भयानक स्थिति होती है, विनाश से बच पाना मुश्किल सा जान पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यमनों के आक्रमणों के प्रलयंकार प्रवाह से और भारतीय संस्कृति का बच पाना प्रायः क्या हो गया था, दुर्निवार हो गया था। उससे बच पाने का कोई भी प्रत्यक्ष साधन या फिर उपाय भारतीयों के पास नहीं रह गया था। कहने का मतलब ये है कि प्रलय धार इतनी थी कि नीचे तो मतलब कि बाढ़ आ गई है और ऊपर जो है बिजली चमक रही है
और बादल जो है घने छाए हुए, पानी बरस रहा है। अब ऐसी स्थिति में बच पाना लगभग जो है असंभव सा जान पड़ता। तो उस प्रकार से लगातार मुगल के आक्रमण, होड़ों के, यमनों के और लगातार इन्हीं अनेक प्रकार के जो है विदेशी आक्रमणों से क्या हो रहा है, भारतीय संस्कृति पूर्णतः अस्त व्यस्त हो चुकी है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अस्त व्यस्त हो जाता है कि नीचे बाढ़ आ गया, उसका घर वर उड़ गया है, ऊपर से भी पानी बरस रहा है, तो ऐसी भयावह स्थिति बन चुकी है। तो चौथी यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरा जो पॉइंट है इसमें आप विशेष में डाल सकते हैं, कवि ने पूरे पद में रूपक अलंकार की सुंदर जो है योजना यहाँ पर प्रस्तुत करी है, और वर्णमैत्री और स्वर्णमैत्री पर भी विशेष ध्यान यहाँ पर दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं अगला चौथा पॉइंट। रिपु के समक्ष जो था प्रचंड, आतप ज्यों तम पर करो दंड, निश्चल अब वही बुंदेलखंड आभागत, निशेष सुरभि कुर्बक समान, संलग्न वृंत पर चिंत प्राण, बीता उत्सव जो चिन्ह मलान छाया सलध। यहाँ पर जो है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बुंदेलखंड के अतीत गौरव के साथ वर्तमान दशा की तुलना करी है, वर्तमान दुर्दशा जो हो रही है उसकी तुलना करी है, और खेद प्रकट करते हुए जो है बातें कहा है। यहाँ पर रिपु के समक्ष जो था प्रचंड, आतप ज्यों पर करो दंड, निश्चलत अब वही बुंदेलखंड आभागत। मतलब कहने का मतलब है कि रिपु माने दुश्मन के समक्ष जो था प्रचंड, मतलब कि हमेशा बुंदेलखंड जो था वह वीरत्व भरा गौरव, जो बलवान से बलवान शत्रु होते थे उनको भी उसी प्रकार नष्ट करने की क्षमता रखता था, जिस प्रकार से गहन अंधकार को सूर्य जो है अपने प्रकाश से जो है नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से कोई भी जो है शत्रु हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो, जो बुंदेलखंड के वीर हैं वो कभी पीछे नहीं हटते थे। ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयास जो है निराला जी ने किया कि रिपु के समक्ष जो था प्रचंड, आतप ज्यों तम पर करो दंड। जिस प्रकार आतप माने होता है आने वाली जो किरणें हैं, आतप पर प्रभाव, मतलब कि जो भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब भगवान जो सूर्य है उनकी जो किरणें हैं उनको आतप कहा जाता है। ज्यों तम करो दंड, जिस प्रकार से भगवान सूर्य की किरणों के आने से घना अंधकार जो होता है खत्म हो जाता है, और उसी प्रकार से बुंदेलखंड के जो वीर हैं उनके चाहे जितने भी बड़े बड़े वीर हों, योद्धा हों, बड़े बड़े दुश्मन हों, उनसे जो है हमेशा से डट कर सामना करते थे। उनको जिस प्रकार सूर्य भगवान अंधकार को नष्ट कर देते उसी प्रकार से नष्ट कर देते हैं। निश्चला तब वही बुंदेलखंड, अब वही निश्चित रूप से वही बुंदेलखंड क्या हो गया, आभा से गत हो गया। मतलब आभा माने उस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो कभी मतलब कि तेज अपना लहकारा करता था, वही गौरव वही तेज जो है आज जो है एक प्रकार से हीन हो चुका है। कवि का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार सूर्य की जो है प्रखरतम किरणें गहरे से गहरे अंधकार को नष्ट करने में समर्थ होती हैं, उसी प्रकार कभी बुंदेलखंड के वीरों ने अपने तेज से विदेशी आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज वह स्वयं तेजहीन एवं पराधीन बनकर के बुंदेलखंड के वीर रह गए हैं। जिस प्रकार से कुर्बक अर्थात केतकी का जो पुष्प होता है, निशेष सुरभि कुर्बक समान, कुर्बक एक पुष्प होता है और उसके समान जो है हो चुके हैं। कुर्बक अर्थात केतकी जो है एक प्रकार से उस केतकी का पुष्प जो कहते हैं, फूल जो है एक प्रकार का होता है कुर्बक, ये सुंदर और खूब अच्छा दिखाई पड़ता है। जो केतकी का फूल होता है खूब सुंदर दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसमें सुगंध जो है नहीं रहेगी। तो यहाँ पर तुलना ये करी गई है कि जिस प्रकार से केतकी के फूल में तुलना नहीं, मतलब कि केतकी फूल अच्छा दिखता देखने में खूब ज़्यादा, लेकिन उसमें सुगंध नहीं रहती। उसी प्रकार से बुंदेलखंड के वीर तो वीर हैं, वो दिखाई तो पड़ते हैं कि हाँ ये हट्टे कट्टे हैं, जो है सिक्स पैक और इनका जो है बल्ले सल्ले डोले सोले बने हुए हैं, लेकिन ये जो है अब इनमें वीर तत्व जो था वो नहीं रह चुका है। अर्थात जो कभी मतलब कि तेजहीन हो चुके हैं। जैसे कि पुष्प जो है वो केतकी का है, वो गंधहीन है, कितना भी अच्छा दिखे लेकिन वो गंधहीन है, गंध उसमें है ही नहीं, मतलब पुष्प उसमें जो महक है वो है ही नहीं, तो वो बेकार ही है। तो उसी प्रकार से बुंदेलखंड और वहाँ के लोग अपने स्थान पर स्थित होते हुए भी बल शौर्य एवं जो है अधिकारहीनता के कारण से आज महत्वहीन हो गए हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सुंदर फूल की शोभा एवं महत्व तभी होता है जब उसमें सुगंध हो। इसी प्रकार व्यक्ति देश या प्रदेश का महत्व तभी होता है जब वह वीरता साहस और शौर्य आदि का गौरव हो उस देश में, उस व्यक्ति में, तभी होता है। कभी आगे कहता है कि संलग्न वृंत परचिंत प्राण, बीता उत्सव ज्यों चिन्ह मलान छाया सलथ। कभी कहता है कि जिस प्रकार से किसी मेले या उत्सव के बीत जाने पर, बीता उत्सव जो चिन्ह मलान छाया सलद, जिस प्रकार से किसी मेले या उत्सव त्यौहार के बीत जाने पर सारा का सारा जो है पूरी की पूरी जमीन वगैरह या फिर कूड़ा कबाड़ अस्त व्यस्त पड़ा इधर उधर पड़ा रहता है, उसी के रूप में जिस प्रकार से क्या होता है
त्यौहार बीत जाने के बाद में या उत्सव बीत जाने के बाद में या फिर कोई मेला बीत जाने के बाद में, शादी वगैरह के बाद में जिस प्रकार से अस्त व्यस्तता फैली रहती है, उसी प्रकार से जो है वहाँ मतलब गंदगी एवं उदासी सी रहती है, उसी प्रकार आज बुंदेलखंड की स्थिति हो चुकी है। वहाँ वीरता का उत्साह मतलब उत्साह उठ चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। वहाँ पर अब मात्र निराशा की छाया प्राचीन गौरव का आभासी अवशिष्ट माने मलबे के रूप में बची हुई है, अन्य कुछ भी नहीं बची हुई है। यहाँ पर कभी कहने का जो है यहाँ पर ये बात है। यहाँ पर चौथे में आप विशेष में डालेंगे कि समूचे पद में, सारे के सारे पद में, यहाँ पर चौथे पद में क्या बताया गया है, उपमा अलंकार की सुंदर योजना प्रस्तुत करी गई है। दूसरी बात यह है कि समूचे पद में अत्यंत सजीव एवं प्रभावी चित्रण जो है निराला जी के द्वारा यहाँ पर करने का प्रयास किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो बातें यहाँ पर आप डाल सकते थे इसमें, चौथे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा मुद्दा देख लेते हैं। ठीक, अब पांचवा इसका जो है उसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं सभी लोग। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ओके, यहाँ पर देखेंगे, वीरों का गढ़ वह कालिंजर, सिंहों के लिए आज पिंजर, नर है भीतर बाहर किन्नर गढ़ गाते, पीकर जो प्राणों का आसो, देखा असुरों ने दैहिक दो, बंधन में फंस आत्मा बांधो दुख पाते। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो है कवि निराला ने वीर भूमि कालिंजर गढ़ के पतन के रूप में भारतीय संस्कृति के पतन की गाथा को अंकित किया है, और उसको कहते हुए कहते हैं कि वीरों का वह गढ़ वह कालिंजर की बुंदेलखंड के समान अतीत भारत में कभी जो कालिंजर का किला हुआ करता था, वो वीरों का जो है गढ़ माना जाता था, गौरवमयी भूमि मानी जाती थी। वहाँ के वीरों का लोहा जो है बड़े बड़े आक्रमणकारी आतताई स्वीकार किया करते थे। आज वही कालिंजर जो है वीरों मतलब कि वीरता का बंदी गृह बन करके रह चुका है। वीरों का वह गढ़ कालिंजर, सिंहों के लिए आज पिंजर, मतलब कि जिस प्रकार से सिंह के लिए, जिस प्रकार से शेर पिंजरे में बंद हो गया हो और गीदड़ जो है बाहर जो है क्या कर रहे हों, गीदड़ जो है बाहर स्वतंत्र होकर के हूँ हूँ कर रहे हो, उसी प्रकार कालिंजर की वीरता तो पराधीनता एवं निराशा के पिंजरे में बंद होकर के रह गई है। जबकि कायरता के प्रतीक एवं नपुंसक गीदड़ों के समान कार लोग बाहर घूमते हुए अपनी दास्ता की परवाह नहीं करते हैं, अपने में ही मग्न रहते हैं। पराधीनता एवं पराधीन मनोवृत्तियों वाले लोगों की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए कभी यहाँ पर बातें कहते हैं कि मतलब जो बाहर जो है नर है भीतर बाहर, मतलब जो नर भीतर हैं वो तो एक प्रकार से शेर थे जो बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ बाहर किन्नर घूम रहे हैं, किन्नर गड़गाते वो बाहर घूम रहे हैं आज भी। जिस प्रकार से क्या होता है जब शेर पिंजड़े में बंद हो जाता है, उसके बाद में जो गीदड़ होते हैं वो समुद्र में खूब ज़्यादा हूँ हूँ करने का प्रयास करते हैं। तो ये बातें हैं। पीकर जो प्राणों का आसो, देखा असुरों ने दैहिक दो, जिस प्रकार से क्या हुआ, आसो माने मदिरा, जिस प्रकार से पीकर जो प्राणों का आसो, जिस प्रकार से क्या हुआ है जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय जो देवता थे और जो असुर थे दोनों लोग क्या कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे। अब हुआ क्या कि पहले निकला क्या, वारुणी माने होता है मदिरा, मदिरा निकली, तब देवताओं ने कहा नहीं इसको हम पिएंगे। अब देवताओं को चालाकी थी, तब जो तुरंत राक्षसों लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, सबसे पहला अधिकार तुम कौन पियोगे, इस पर सबल का अधिकार है, हम लोग बलवान हैं, हम पिएंगे। इसको छीन लिया देवताओं से और मदिरा पी लिए सभी लोग। अब भैया मदिरा पी लिए, सब मस्त हो गए, सब नशे में हो गए। अब निकला उसके बाद में थोड़ी देर बाद अमृत निकला। अब अमृत जो है भाई कौन पिएगा, अमृत जो है अब सभी लोग जो है, अब राक्षसों को पता, तब इन लोगों ने कहा कि अब भाई तुमने एक बार पिया था ये पदार्थ, अब दोबारा निकला है, अब इसको हम लोग पिएंगे, हमारी बारी है। तो राक्षसों ने कहा अच्छा ठीक है चलो ले लो, तुम ही ले लो, एक बार तो हम लोग पी ही लिए हैं, अब तुम ही लोग पी लो। ठीक, अब उसके बाद में क्या हुआ, चूंकि अमृत निकला तो अमृत निकलने का वेट नहीं किया राक्षसों ने, इसीलिए वो लोग मदिरा में ही जो है प्रकार से प्रसन्न हो गए। तो वहाँ पर यही है कि पेकर जो प्राणों का आसो, देखा असुरों ने दैहिक दो, जिस प्रकार से आपको जब अमृत मिलना होगा तो उससे पहले एक आध दो लुल्लुआ आपको मिलेगा। लुल्लुआ माने होता है, कहने का मतलब ये है कि कुछ फुसलाने वाला चीज़ आपको मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि कोई बड़ा काम हो, कोई छोटे चीज़ों को करने के बाद में मतलब करवा लिया जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है लालच आपको मिल जाए, तो वही चीज़ यहाँ पर है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस प्रकार से अमृत मंथन के समय में या समुद्र मंथन के समय में असुर लोग मदिरा पा करके मस्त हो गए पी करके, उसके परिणाम स्वरूप अमृत उनको नहीं मिला और बाद में क्या हुए जो है देवता अमर हो गए और उन्हीं के हाथों में जो है अमृत हुआ और उसके देवताओं के हाथों से इन लोगों का विनाश हो जाता है, किसका, जो है राक्षसों का। तो जिस प्रकार से मानवीय आत्मा आध्यात्मिकता से विहीन होकर के संसार की माया में उलझ करके स्वयं ही कष्ट भोगने लगती है, उसी प्रकार आज के वीरों के मोह माया के बंधन में फंस जाने के कारण से उनके बंधु बांधव अर्थात समूचे देशवासी विदेशियों की राजसत्ता और तंत्र में
बंदी होकर के दुख पीड़ा पा रहे हैं। यहाँ पर भाव ये है मेरे प्यारे दोस्तों, बंधन में फंस आत्मा बांधो दुख पाते, अर्थात जो है आत्मा जब मोह माया में फंस जाता है उसके अंदर दुख उसको मिलने लगता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप जो है जब आपको कोई बड़ा चीज़ मिलना होगा तो आपको कोई छोटा चीज़ आपके लक्ष्य के पहले ज़रूर आएगा। अगर आपने उस छोटे चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसी में फंसे रहेंगे, बाद में आपको बड़ा चीज़ कभी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होता है, तो आपको जो है एक प्रकार से कुछ जो है आएगा। तो इसी प्रकार से लोगों के अंदर आ जाता कि हाँ तुम हमारे में मिल जाओ और हम तुमको ये चीज़ देंगे, ऐसे लोग कहते थे उस समय के, तो लोग जो है मिल जाया करते। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें हैं। कहने का यहाँ पर भाव ये है कि जब से प्राणों की मोह मदिरा ने भारतीयों की वीरत्व की चेतना का हरण कर लिया है, तभी से सांस्कृतिक ह्रास का आरंभ हो गया है। सारा देश पराधीन होकर के जो है तमाम प्रकार की यंत्रणाएं जो है झेल रहा है। ठीक, यहाँ पर इन पदों में देखेंगे आप तो समूचे पद में उपमा अलंकार का आश्रय लिया गया है। कवि ने यहाँ पर आध्यात्मिक चेतना को जगा करके माया मोह से मुक्ति पाने का यहाँ पर जो है संकेत भी देने का प्रयास किया है। यहाँ पर कवि ने जो है मोह माया में फंसने, मोह माया जो है एक प्रकार से लुलुआ है। लुलुआ कहने का मतलब ये है कि वो आपको फुसला रहा है, मोह माया जो है आपको फुसला रही है कि आप लोग इसी में फंसे रहो, ताकि आप लोग अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य जो मोक्ष की प्राप्ति है उससे आप लोग वंचित हो पाओ। तो यहाँ पर कवि का मानवीय ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि आप लोग जो है जीवन के जो माया मोह है इसको त्याग करके आप लोग जो है अध्यात्म की मतलब कि एक प्रकार से मोक्ष की ओर प्रशस्त हों, इस पर ध्यान देने का प्रयास करवाएगा। ठीक, आगे समझते हैं। अगला छठवा है आपका, लड़ लड़ जो रणबा कुरे समर, हो साहित देश की पृथ्वी पर, अक्षर निर्जर दुर्धस अमर जग तारण, भारत के उर के राजपूत उड़ गए आज वे देवदूत, जो रहे शेष निर्भेश सुध बंदीगढ़। प्रसंग ये है कि कभी यहाँ पर कहता है कि सच्चे वीर तो वही होते हैं जो अपनी राष्ट्र आन के मोर्चे पर डट करके सामना करते हैं। अब वो जो बचे हैं उनकी स्थिति के विषय में कभी कहता है कि कुछ तो मर गए, कुछ जो है अमर हो गए हैं अपनी पृथ्वी पर माटी में, लेकिन कुछ बचे हैं उनके बारे में कभी यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं कि लड़ लड़ जो रण बाकुरे समर, समर माने होते युद्ध में, रण बाकुरे मतलब होता है जो योद्धा लड़ लड़ करके जो मर गए, अर्थात अतीत भारत में जो वास्तविक वीर योद्धा थे वे अपने जो है स्वार्थ अधिकारों के कारण से अपने मूल्यों की रक्षा के लिए अंतिम दम तक लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गए और मिट्टी में मिल गए, मातृभूमि की गोदी में चिर निद्रा में सो गए। अपनी दुर्धर्ष वीरता एवं महान बलिदान की भावना के कारण से उनका वीरत्व जो था, उनका शौर्य जो था, उनका जो बलिदान था, वो सब देवताओं के समान अजर अमर हो गया है। हो साहित्य देश की पृथ्वी पर अक्षर निर्जर दुर्धर्ष अमर जग तारण, जो व्यक्ति मर चुके हैं रण बाकुरे मतलब कि जो है रण क्षेत्र में, वो क्या हो गए हैं, अक्षर हो गए, निर्जर हैं, दुर्धर्ष हैं, अमर हैं और जग में एक प्रकार से तारने वाले हैं, जग तारण हैं, ऐसा जो है उनको बताया गया है। वो देवताओं के समान क्या है, अजर अमर हैं, अपने शासक समूचे जगत का उद्धार करने वाले वे महान वीर वास्तव में वरदानी थे, देवता ही थे। उन दुर्धर्ष महारथियों का नाम सदा उदाहरण के लिए स्मरण किया जाता रहेगा। वास्तव में वही प्राणों पर खेल करके अपने मूल्यों की रक्षा करने वाले वीर ही भारत के सच्चे सुपुत्र हैं। देवदूतों के समान वे जीवन का वरदान देने वाले मातृभूमि की रक्षा में आहुति होकर के परलोकवासी हो गए, ऐसा जो है उनको बताएगा। भारत के उर के राजपूत उड़ गए आज वे देवदूत, जो रहे शेष निर्वेश सुध बंदीगढ़। वर्तमान में कह रहा है कि जो कुछ बचे हैं, वर्तमान राजाओं की गर्हित और निंदित स्थिति का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि राजाओं जैसा वेश सजा करके तथा राजा या राजपूत नाम वाले जो अपशिष्ट राजा रह गए, मतलब कि जो है कचड़ा, अपशिष्ट माने होता है मलबा, जो मलबा लोग बचे हैं, अपशिष्ट लोग बचे हैं, भारत के उनके राजपूत उड़ गए आज के वे देवदूत, जो रहे शेष नृपभेष सुत बंदीगढ़, जो राजा के भेष में जो बंदीगढ़ एक प्रकार से बचे हुए हैं, जो दूसरे की जी हुजूरी करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुतों एवं जो है मीरासियों से जो है अधिक वो कुछ नहीं है, वे पहले के समान स्वावलंबी नहीं होकर के पराधीन है, वो दूसरों के जो है कहने पर चलते हैं, दूसरों के एक प्रकार से दूसरा कोई उन पर शासन करता है, वो राजा के भेष में क्या है, बंदी के समान है, और वो एक प्रकार से उनका स्वाभिमान, उनका वीरत्व का भाव उनमें तो है ही नहीं। और यह दुर्दशा आज जो है हमारे भारत देश की हो चुकी है। ऐसी स्थिति को कहते हुए यहाँ पर निराला जी ने इस जो है वर्तमान परिस्थिति का वर्णन किया है। आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं, आगे यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे आपका सातवां जो है ये कि यों मोगल पद तल प्रथम तोड़, संबंध देश बल चूर्ण चूर्ण, इस्लाम कलाओं से प्रापूर्ण जनपद, संचित जीवन की क्षिप्र धार, इस्लाम सागराभिमुख पार, बहती नदियाँ
नद जन जन हार वंश बद। यहाँ पर जो है प्रसंग में आप लिखेंगे मुगल सत्ता के भावों को व्यक्त करते हुए यहाँ पर कवि कहता है, क्या कहता है, व्याख्या में लिखेंगे कि भारत की समूची शक्ति जो है राज्य सत्ता दुर्दांत मुगल के हाथों में चली गई है। तो यो मोगल पद तल प्रथम तोड़, मतलब मुगल सेना के कठोर पदाघातों से छत बिछत होकर के टूट बिखर चुकी है भारतीय सत्ता जो है, भारतीय शक्ति। परिणाम स्वरूप समूचे देश पर मुगलों का अधिकार हो जाता है, जिससे देश के सभी निवासी जो हैं और समूचा जो समाज है उस पर इस्लामी कला का प्रभाव दिखाई पड़ता। संबंध देश बल चूर्ण चूर्ण, मतलब हमारे देश का जो संस्कृति समस्त नष्ट हो चुकी है, उस पर इस्लाम कलाओं से परिपूर्ण जन जनपद, मतलब जन जन पद में अर्थात जो है जीवन पद्धति तथा संस्कृति का प्रभाव विस्तीर्ण हो गया है मुस्लिम लोगों का, उसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं सका है। जिस प्रकार से समस्त नदियां अविरल धारा में बहती हुई सागर में जाकर के मिल जाती हैं, उस संचित जीवन की क्षिप्र धार इस्लाम सागराभिमुख पार बहती नदियां नद जन जन हार वंशवद। जिस प्रकार से नदियों का जल जो होता है बकर के समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार से भारत के समस्त रीति रिवाज, सांस्कृतिक चेतनाएं, आस्था जो है भारत की, वो विश्वास रूपी नदियां जो हैं वो इस्लाम रूपी समुद्र की ओर जो है क्या हो रही हैं, बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं। अर्थात भारत की सांस्कृतिक चेतनाएं अपनत्व से विमुख होकर के समग्रतः इस्लामी रंग में रंगने लगी हैं, और भारतीय संस्कृति जो कि एक प्रकार सबसे प्राचीन है, सबसे अच्छी थी, उसको त्याग करके जो इस्लामी संस्कृति थी या फिर जो विदेशी संस्कृति थी, उन संस्कृति को लोग उसी के रंग में रंग रहे हैं, उसी को अपना रहे हैं। भारत के प्रत्येक जन ने जैसे वंश जो है परंपरागत मान सम्मान एवं वीरत्व को भुला करके क्या कर दिया हुआ, उसमें ढल चुके हैं। मतलब जिस प्रकार से बहती नदियाँ नद जन जन हार वंशवद, सारे के सारे वंश, सारे के सारे राजा इस्लाम सागराभिमुख पार, मतलब इस्लाम जो धर्म है उसकी संस्कृति में रंग रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो विशेष में आप डालेंगे कि प्रस्तुत पद्य में पृष्ठभूमि एवं वातावरण कल्पित ना होकर के ऐतिहासिक सत्य एवं तथ्यात्मक है। पद की अंतिम पंक्तियों में नान सौंदर्य और व्यंजता जो है व्यंग्यात्मकता भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है, और एक प्रकार से व्यंग भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि सभी लोग अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरी संस्कृति जो कि विदेशी उसमें जो है लीन हो चुके हैं। आज भी वही स्थिति है कि आज लगातार लोग पाश्चात्य संस्कृति में डूबे हुए हैं, ठीक, अपनी जो अच्छी संस्कृति उसको भुला रहे हैं लोग। आगे समझते हैं 8वां कि अब धौत धरा खिल गया गगन, उर उर को मधुर ताप प्रासमन बहती समीर चिर आलिंगन ज्यों उन्मन। यहाँ पर व्याख्या में आप देखिए प्रसंग में है, प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इस पद में कवि शरद जो है ऋतु का रूप बांध करके मुगल साम्राज्य स्थापना के बाद चारों ओर छा जाने वाली शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है, क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य जो है अब धौत धरा खिल गया गगन, उर उर को मधुर ताप प्रासन। ये मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाने के कारण से अब क्या हो गया, पहले जो लोधी वंश था इब्राहिम लोधी का पतन हो जाता है, 1526 में बाबर आता है, उसके बाद मुगल सत्ता जो होती है अपनी जो है सीमा पर आती है और मुगल वंश की स्थापना होती है। उसके बाद में कुछ बातें और होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाने के कारण से अब आक्रमण रूपी वर्षा काल समाप्त हो गया, मतलब कि जो बाहर से आक्रमण हुआ करते थे विदेशी आक्रमण, अब एक सत्ता अगर स्थापित हो गई भारत में तो उससे थोड़ा सा ये तो कम हुआ है। वर्षा काल की स्थिति, मतलब इस समाप्ति के बाद शांति रूपी शरद की छटा चारों ओर बिखरने लगी है। आक्रमण रूपी काले बादल तो छट गए हैं, आतंक और भय रूपी कीचड़ के सूख जाने के कारण से धरती का रूप जैसे धुल करके निखर गया हो। बादलों का प्रकोप दूर हो जाने के कारण से आकाश भी पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर के चमकने लगा हो। ऐसा लग रहा हो कि उर उर को मधुर ताप प्रासन बहती समीर, मतलब नदियाँ, मतलब कि जो हवा है वो भी स्वच्छ हो चुकी है। चिर आलिंगन ज्यों उन्मन, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। झरते हैं ससधर के क्षण क्षण पृथ्वी के अधरों पर निःश्वसन, ज्योतिर्मय प्राणों के चुंबन संजीवन। मतलब ऐसा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस प्रकार से शरद ऋतु में ताप समक ठंडी एवं सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगती है, उसी प्रकार शांत एवं सुखद प्रतीत होने वाला उपकरण, मतलब वातावरण सभी के मनो एवं माधुर्य एवं शांति का संचार कर रहा हो। जिस प्रकार प्रेम वासना से उत्तप्त हृदय को प्रिय के आलिंगन से सुख शांति एवं उत्तेजना के परिहार का आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार से स्पर्श सुख एवं आनंद की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को होने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है धरती पर अपनी उज्ज्वल एवं निर्मल किरणों से चांदनी रूपी अमृत की वर्षा करता है, उसी प्रकार भारतीय सांस्कृतिक सूर्यास्त के अनंतर मुगल संस्कृति रूपी चंद्रोदय के बाद उनका वासना शक्ति वातावरण धरती के अधरों
अधरों को अपनी शांत मधुर प्रतीत का संचार होने लगा। कवि का भाव यहाँ पर ये है कि अब यहाँ के जीवन में सूर्य जैसी तेजस्विता एवं उज्ज्वलता नहीं रह गई है। उसके समान मतलब उसके स्थान पर वासना विलास की चांदनी जो है मुगल शासकों के समान ही समूचे जनमानस को उद्वेलित कर रही है। मतलब कि एक प्रकार से जो लुलुआ एक प्रकार से देने का कार्य यहाँ पर, लुलुआ बड़ा शब्द बार बार आ रहा है मेरे मन में, हमने लगता है आज हमने 2-3 बार इसको सुना है, इसीलिए किसी के मुख से, इसीलिए जो है यहाँ पर निकल रहा है। गाँव वगैरह में आपको पता है तमाम सारे लोग होते हैं तो 2-3-4 बातें ऐसे निकलती रहती है हमेशा। तो वहाँ पर ये है कि मतलब कि ये लोग जो थे मुस्लिम लोगों के थोड़े से एक प्रकार से जो मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है उसके बाद में थोड़ा बहुत जो है क्या मिला, थोड़ा बहुत जो है एक प्रकार से चीज़ें सेट हुई, सही हुई। अब उसी को लोग सही मानने लगे कि हाँ बस यही हो गया, अब बहुत सही चल रहा है। लेकिन वह भी वो सही तरीके से नहीं था। जो सूर्य का तेज कभी भारतीय संस्कृति हुआ करती थी वो अब जो है चांदनी का एक प्रकार से चांदनी रात हो चुकी है। मतलब कि चांदनी मुगल शासकों के समान ही समूचे जनमानस को उद्वेलित और आक्रांत करने लगी है। चंद्र के समान ही वासना का नशा जो है लोगों में बढ़ने लगा था। चंद्रमा के घट करके क्षीण हो जाने के मतलब कि होने के समान ही तेजस्विता घटने तथा क्षीण होने लगी थी। जो कि तेज हमारे में था वो तेज नहीं रह गया था। अब ये भी हो जाने के बाद ज्योतिर्मय प्राणों के चुंबन संजीवन पृथ्वी के आधारों पर निःश्वसन झरते हैं ससधर के क्षण क्षण। इस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये चीज़ें हमने आपको समझा दी। अब इसमें विशेष बात यह है कि शरद ऋतु का वर्णन जो है पद्य में अपने समूचे वैभव के साथ यहाँ पर चित्रित हुआ है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक शब्द में यहाँ पर ध्वन्यात्मकता है और नाद सौंदर्य यहाँ पर खूब है। ठीक, आगे समझते हैं 9वां पद। 9वें पद की व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। भूला दुख अब सुख स्वरित जाल, फैला यह केवल कल्प काल, कामिनी कुमुद कर जो है कलित ताल पर चलता, प्राणों की छवि मृदु मंद अस्पंद, लघु गति नियमित पद ललित छंद, होगा कोई जो निरानंद कर मलता। यहाँ पर जो है मुगलों के राजत्व काल में चारों ओर उद्दीप्त वासना चक्र का स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत करता हुआ कवि कहता है, क्या कहता है कि भूला दुख अब सुख स्वरित जाल, कि सभी का दुख जो है भूल गया है। अर्थात मुगलों के आने से पूर्व मतलब उससे पहले उनके आक्रमणों के कारण से जनता का जीवन जो है अपार दुखों से भरा हुआ था। अब क्या हुआ, उनका स्थिर शासन हो चुका है। इसके कारण से क्या होगा, उनके दुखों के लिए जो कोई जगह नहीं रह गई है, दुख का कोई कारण नहीं बचा हुआ है। जिस प्रकार क्या हुआ है, अब सुख स्वरित जाल, फैला या केवल कल्प काल, कामिनी कुमुद कर कलित ताल पर चलता। जिस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों चारों ओर फैल जाता है, मतलब कि जिस प्रकार जाल जो होता है चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रकार अब चारों ओर क्या हुआ है, सुखों की मुखरता फैल करके अनवरत सुनाई दे रही है। अर्थात सभी लोग उन भौतिक सुखों के जाल में फंस करके अपनी तेजस्विता एवं तात्विकता को भूल चुके हैं। यहाँ पर कवि खेद प्रकट करता है और कहता है कि प्राणों की छवि मृदुमंद मंद अस्पंद, लघुगति नियमित पद ललित छंद, होगा कोई जो निरानंद कर मलता। कवि यहाँ पर खेद प्रकट करते हुए कहता है कि लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह सुख जो है तत्कालिक है, क्षणिक मात्र है। प्राणों की छवि मृदुमंद मंद स्पंद, लघु गति, ये छोटी मतलब सोच जो है, कहने का मतलब ये है कि ये जो है क्षणिक सुख है। लघु गति नियमित पद ललित छंद, ये छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक प्रकार से जो है यहाँ पर, जैसे कि मदिरा वाला हमने समझाया था कि देवताओं मतलब कि राक्षसों को मदिरा मिल गई तो पहले मदिरा ही पी लिया जाना, यही सब कुछ है। बाद में अमृत से हाथ धो बैठे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो है भौतिक सुख के जाल में फंस करके तेजस्विता एवं तात्विकता को भूल चुके हैं। यहाँ पर कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि जो है यह सुख मात्र तत्कालिक है, सामयिक है, क्षणिक है, नश्वर है। भला काल्पनिक सुख वास्तविक आनंद कहाँ प्रदान कर सकता है। ये बात जो है यहाँ पर कहने का प्रयास है। होगा कोई निरानंद कर मलता, समय का चक्र मानो विलास भार से आक्रांत कामिनियों के कमल जो है कोमल हाथों के संकेत पर घूम रहा था, ऐसा मानो जो है उस समय हो रहा था। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी को भी आनंद वंचित होने के कारण से पछताना नहीं पड़ता था। पर ध्वन्यात्मकता कवि की चेतना एवं काव्य के उद्देश्य की दृष्टि से अर्थ यहाँ पर ये होगा, मतलब कहने का मतलब ये, इसकी लाइन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कामिनी कुमुद कर कलित ताल पर चलता, प्राणों की छवि मृदु मंद मंद अस्पंद, लघुगत नियमित पद ललित छंद, होगा कोई जो निरानंद कर मलता।
मतलब वासना के अंधों को केवल कोमल संकेतों पर नचा रही थी, ऐसी थी वो चांदनी जो कि मुगलों के द्वारा दी जा रही थी। प्राणों का सौंदर्य एवं स्पंदन भी उन संकेतों पर नाच रहा था, जैसे मधुर मंद मधुर हो गया था, मतलब किस प्रकार से नाच रहा हो। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि व्यक्तियों की समस्त चेतनाएं विलास वासना के कारण से उनकी गति शून्य हो चुकी थी, अवरुद्ध हो चुकी थी। उनके जीवन की गति वासना के सधे सधाए ताल छंदों एवं गति दिशाओं में बंध चुकी थी। कोई बिरला ही व्यक्ति बचा था जो कि उस सघन वातावरण में भी आनंद शून्य रहने के कारण से हाथ मलकर पछताने वाला होगा। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, यहाँ पर दो अर्थ इसके हो सकते हैं। पहला ये अर्थ ये है, यहाँ पर होगा कोई जो है निरानंद करमलता, इसमें दो अर्थ हैं इसके। एक तो ये है कि सभी को आनंद के साधन प्राप्त थे, अतः किसी को आनंद वंचित मतलब होने के कारण से पछताना नहीं पड़ता था कि हाँ जो है हमको आनंद नहीं मिला है। पर ध्वन्यात्मकता यहाँ पर कवि की चेतना एवं काव्य के उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ ये होगा कि सभी तो उस विलास नदी में डूब गए थे। हो सकता है कि उस वातावरण में कोई ऐसा व्यक्ति एक बचा हो जो कि उन मुगलों के जो एक प्रकार से झांसा है, जो लुलुआ है उन लोगों का देने वाला, वो नहीं पा रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो उस माया मोह के चक्कर में या फिर उस जो है एक प्रकार से भौतिक सुख के चक्कर में पड़ करके जो अपना एक प्रकार से संस्कृति है उसको तो नहीं भुला बैठा है। तो कोई बिरला ही ऐसा बचा होगा जो बचा था, ऐसा मानना है यहाँ पर कि होगा कोई जो निरानंद करमलता, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस लघु गति नियमित पद ललित छंद में ना फंसा हुआ होगा, जो कि एक प्रकार कामिनी कुमुद कर कलित ताल पर चलता, जो कि एक प्रकार से सारे के सारे जनता जब उसी दिशा में है उनमें से कोई एक ही व्यक्ति बचा होगा जो कि उनके झांसे में नहीं आया होगा। तो एक आध व्यक्ति बचा भी हो सकता है। ठीक, ये चीज़ें हैं। आगे समझने का प्रयास, तो यहाँ पर विशेष में बातें लिखेंगे कि पद में अनुप्रास अलंकार की स्वाभाविक योजना दिखाई पड़ती है। नाल सौंदर्य निराला जी की पद योजना का विशेष गुण है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे समझते 10वां पॉइंट आपका। 10वां पॉइंट यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। 10वां पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों कि सोचता कहाँ रे किधर कूल, कहा मतलब कहता तरंग का प्रमोद फूल, यों इस प्रवाह में देश मूल खो बहता, छल 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 कहता यद्यपि जल, वह मंत्र मुग्ध सुनता कल कल कल, निष्क्रिय शोभा प्रिय कूलो पल जो रहता। कवि का अंतर्मन यहाँ पर सोच रहा है, कवि सोच रहा है, क्या सोच रहा है? सोचता कहाँ रे किधर कूल। कवि यहाँ पर सोच रहा है कि जिस प्रकार उत्ताल तरंगों में प्रवाहित फूल नहीं जानता कि उसका किनारा कहाँ है, उसका एक प्रकार से कूल किनारा कहाँ है और क्या है, उसी प्रकार से कहता तरंग का प्रमोद फूल, यों इस प्रवाह में देश मूल खो बहता। जिस प्रकार से वो जो फूल होता है वो समुद्र में कमल का फूल जो या फिर किसी का जो फूल होता है किसी समुद्र में तरंगों के हिसाब से बहता रहता है कि लहरें आ रही हैं, उन्हीं लहरों के हिसाब से कोई जो है समुद्र में कोई फूल चला जाए तो बहता चला जाता है। उसी प्रकार से उसकी तरंगों के मिल करके उसी प्रकार से क्या हुआ रहा है, जब विलास वासनाओं में फूला भूला फूल सा खिला मन जो होता है उस प्रकार से बहने लगता है तो उसकी भ्रमित चेतना निर्लक्ष्य सी हो जाती है। ये कवि सोच रहा है और यही सब सोचते हुए कवि कहता है कि आखिर इस वासना नदी का कोई कूल अर्थात किनारा भी है या नहीं है, पर उसे किनारा अर्थात अपना गंतव्य कतई सूझ नहीं आता होगा जो बह रहा है। मतलब कि जब कभी भी जो है कोई चीज़ आपको मिलेगा उस समय, तो आपको जब कोई अच्छी चीज़ मिलने होगी उससे पहले जब कोई चीज़ आपको मिलेगी छोटी चीज़, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ ये उसी में आपको सब चीज़ लगेगा कि हाँ आप सब मिल गया सब कुछ जो मिल रहा है। ठीक, बस उसी में पड़े रहेंगे, एक में फंसे हैं तो उसी में फंसे रहेंगे, दोबारा जो है दूसरे पे जो है नहीं सोचेंगे कि हाँ दूसरा भी आ सकता था उसके बाद में। ठीक, अब उसी में फंस गए तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप मदिरा में फंस गए तो आपको अमृत पान नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं जो है आज हमारा जो समूचा देश है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यूँ इस प्रवाह में देश मूल खो बहता। जिस प्रकार से अपने देश की संस्कृति को छोड़ करके जो मूल संस्कृति थी उसको छोड़ करके बह रहा है कोई व्यक्ति, उसी प्रकार से ऐसा हो रहा है जिस प्रकार से कोई पुष्प जो है समुद्र में फेंक दिया जाए और बहता है, उसका कोई किनारा नहीं। उसी प्रकार से देश की संस्कृति इस समय हो चुकी है, देश के लोग हो चुके हैं। यहाँ पर कवि खेद प्रकट करता है, छल 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 कहता है यद्यपि जल, बार बार जल जो है समझाता है किसको,
बार बार जल समझाने का प्रयास करेगा, इस वासना नदी का जल जो है छल छल कर करके मानो हमें चेतावनी देना चाहता है कि वास्तव में ये सब छल है, ये सब छलावा है जो हो रहा है। आप बहो मत, पुष्प से कहता है नदी का जल, लेकिन फिर भी पुष्प जो है उन लहरों के साथ बहता हुआ चला जाता है। बार बार नदियों का जल जो है उस पुष्प को वापस करने का प्रयास करता है लहरों के माध्यम से, लेकिन वो पुष्प नहीं मानता है। ठीक इसी प्रकार से आपको बार बार कोई व्यक्ति मना करेगा कि भैया अभी ये काम मत करो, ये गलत बात है, अभी माया मोह के चक्कर में मत पड़ो, अभी पढ़ लिख लो और ज़िंदगी सफल कर लो, लेकिन आप लोग नहीं मानोगे, अभी उसी में पढ़ोगे और पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है, आप लोग पहले उसी में पढ़ोगे। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से फूल जो है कि नदी में फेंक दिया जाए तो नदियों के साथ बहता हुआ चला जाता है, उसको यही नहीं पता कि हमको बहना कहाँ है, जाना कहाँ है, उसको अब उसके लक्ष्य का, उसके गंतव्य का पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इस हर व्यक्ति को अपने गंतव्य का पता नहीं होता है, मतलब पता होता है किसी जिस व्यक्ति को पता है वो व्यक्ति सही मार्ग का प्रयोग करता है और पा जाता है, लेकिन जिसको नहीं पता मार्ग से भटक गए, बार बार लोग आपको समझाएंगे, बार बार कोई चीज़ आपको समझाएगा, लेकिन आपको सारा का सारा समझाना, सारा का सारा ज्ञान उसका व्यर्थ हो जाएगा आपके एक प्रकार से उस पर। जैसे उद्धव बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, लेकिन जब गोपियों के पास गए, उद्धव को एकदम से चूतिया मतलब कि एक प्रकार बेकार बना करके भेज दिया। यहाँ पर शब्द थोड़ा सा उटपटांग निकल गया मेरे मुँह से, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है उद्धव को क्या एक प्रकार से एकदम से हमारे यहाँ पर अवध में जो है ये जो शब्द हमारे मुँह से भी निकला था, इसको उस वे में नहीं लिया जाता जिस वे में अलग स्थानों पर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आम तौर पर मुँह से निकल जाता है और आम तौर पर हम लोग बोलते भी हैं गाँव वगैरह में, और घर पे मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये शब्दों का एक प्रकार से खुला प्रचलन है। अवध के प्रांतों में आप देखेंगे ये शब्द खूब धड़ल्ले के साथ चलता है, इसका वो मतलब नहीं है जो मतलब लोग समझते हैं, ठीक है। तो छल छल कहता यद्यपि जल, बार बार जल समझाने का प्रयास करता है उस कमल को, लेकिन मतलब कि उस पुष्प को, लेकिन वो नहीं मानता है। जिस प्रकार से बार बार जो है एक प्रकार से क्या होता है, बार बार जो है हम लोगों को भी एक प्रकार से समझाने वाले लोग आते हैं, लेकिन हम लोग मंत्र मुग्ध इतना हो चुके हैं कि लगातार उसी में बैठे मतलब बहते हुए चले जाते हैं, उसी मुग्ध मस्त होकर के आत्म विस्मित हो गए हैं। हम अपने वास्तविक गंतव्य को पहचान पाने में पूर्णतः असमर्थ हो जाते हैं। अपनी इस आत्म विस्मृति ने आज हमारी चेतना को पूर्णतः निष्क्रिय बना दिया मेरे प्यारे दोस्तों। जिस प्रकार नदी के तट पर पड़ा पत्थर जीवन की कृत्रिमता एवं कल छल को मतलब कि कल छल को नहीं समझ पाता है, उसी प्रकार हमारी चेतना वह मंत्र मुग्ध सुनता कल कल से मतलब लगातार आप सुनते चले जाएंगे, लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्क्रिय शोभा प्रिय कूलो पल जो रहता। जिस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जिस प्रकार नदी के तट पर पड़ा हुआ पत्थर जीवन की कृत्रिमता एवं कल छल को नहीं समझ पाता है, उसी प्रकार हमारी चेतना भी पत्थर आ गई है। वह इस समस्त कृत्रिम वातावरण से होने वाले सांस्कृतिक ह्रास को नहीं देख पा रही है, और लगातार हमारी संस्कृति का, हमारी चेतना का, हमारी जो ज्ञान है, हमारा जो परंपरा है, हमारी जो प्राचीन शिक्षा परंपरा थी, उस सभी का ह्रास हो रहा है और हम उसको देखते जा रहे हैं। हम उसको रोकने का भी प्रयास नहीं करते हैं। इस प्रकार से कई सारी बातें तो यहाँ पर और ना रोक पाने में समर्थ हैं। कवि का भाव यहाँ पर मात्र यह स्पष्ट हो जाता है कि विलास भावना की यह कृत्रिमता ही हमारी संस्कृति का अवमानना का मूल कारण है। जो हमारे यहाँ के राजा हुए बहुत सारे, वो लोग विलासी हो गए, और उसके कारण से क्या हुआ, जनता भी विलासी हो गई, और इसके बाद में क्या हुआ, हमारी संस्कृति पर जो है लोगों का, जो विदेशी लोग थे उनका आक्रमण हुआ लगातार, उन्होंने हम पर कब्जा किया और हम पर अपनी संस्कृति को थोपा, और हमारी संस्कृति को यहाँ से एक प्रकार से लगभग ख़त्म किया। हमारी संस्कृति में जो अच्छी बातें थी उनको सीख लिया, उनको लेकर जा करके वहाँ पर नए नए शोध किए, तमाम प्रकार की चीज़ें आगे बढ़े। तो ये सब जो है हम लोगों की कमी थी। हम लोगों को बार बार वो चीज़ें पता चल रही हैं, बार बार जो है जिस प्रकार से नदी का जल बताता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, या फिर वो पुष्प नहीं समझ पाता है जिस जो पुष्प उसमें बह रहा होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ आने का प्रयास जो है लगातार आपके जीवन में, यहाँ पर जीवन से समझ लीजिए कि लगातार आपको कोई गलत पथ पर आप हैं, आप कोई नशा करते हो, तो आपको बार बार आपके माता पिता समझाएंगे कि भैया ये नशा ना करो, लेकिन आप नहीं मानोगे, वो नशा बार बार आप करोगे। तो ये बात है, ठीक। जबकि वो आपके अच्छे के लिए समझा रहे, लेकिन आप लोग उसको नहीं मानोगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से बार बार संस्कृति का ह्रास हो रहा है, और लोग बताते भी हैं कि संस्कृति का ह्रास हो रहा है, लेकिन अरे ठीक है चलो होने दो, क्या दिक्कत है उसमें। वो उसी में पड़े हैं जो अपने आसो रूपी में जो मदिरा पा गए हैं थोड़ी सी, उसी में जो है प्रसन्न है, उसी में खुश हैं। ओके, ये था, क्लियर हो गया आपका। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो फिर प्यारे दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अब लगभग इतना आपका क्लियर होगा। यहाँ पर आप विशेष में डाल देंगे कि यहाँ पर छल 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 और कल कल में बीपसा और अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कुलोपल में उपमा एक प्रकार से अलंकार है, उपमा बड़ी अच्छी है, अनुपम हुई है उपमा, सार्थक उपमा कुलोपल में दिखाई पड़ती है यहाँ पर।
और क्रियाशील जीवन की जड़ता की परिचायक भी है। तो ये तमाम सारी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप जो है इस चीज़ों को समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रचना है इनकी, वह तोड़ती पत्थर, छोटी सी रचना है, उसकी भी व्याख्या आपको देखने का प्रयास, मतलब उसकी व्याख्या दे दूंगा जल्दी। वह तोड़ती पत्थर नेक्स्ट इनकी रचना है। इसकी व्याख्या आपकी कल की वीडियो में, कल रात 8 बजे की इस सेशन में होगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी रात की आपकी जो है 9 बजे से क्लास है किसकी, पॉलिटिकल साइंस की, उसको आप लोग लीजिए फटाफट से जा करके, ठीक है। अभी रात के 9 बजे से पॉलिटिकल साइंस BA प्रथम सेमेस्टर की चैप्टर 4 की क्लास होने वाली, तो आप लोग उसको लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।